ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार केवी प्रसाद। कल भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए घोषणा के बाद तकरीबन मैदान साफ है और 16वें राष्ट्रपति का चुनाव अब लगभग तय है। आने वाले माह में चुनाव होना है, चूंकि विपक्ष की ओर से भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम प्रस्ताव किया गया है। टंडन साहब, हाल में कई सारे चुनाव हुए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चयन एक अलग सी प्रक्रिया है और भारतीय राजनीति में हमेशा इसको काफी दिलचस्प देखा गया है। और चूंकि आने वाले दिनों में जुलाई के 18 को चुनाव होने हैं और 21 को उसके बाद उसका काउंटिंग होगी, तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि इसको हम किस नजरिए से देखें। राष्ट्रपति का चुनाव भारत गणराज्य में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र है तो सर्वोच्च पद भारत का राष्ट्रपति ही होता है। और जो परंपरा रही है उसमें राष्ट्रपति बहुत ही प्रतिष्ठित लोग इस आसन पर आसीन हुए हैं। लेकिन जो कभी बहुत लंबे समय से खल रही थी, विशेष तौर से जो भारत के पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी हैं, कि क्यों कोई आदिवासी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता। तो ये जो अभी घोषणा हुई है द्रौपदी मुर्मू की, ये पहली बार एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और वो भी एक पढ़ी लिखी महिला, उसको ये सम्मान देश की ओर से दिया जा रहा है और एनडीए ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इस बात का ध्यान रखा है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि समाज की पंक्ति में अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। उनका जो प्रतिनिधित्व है वो आज जिस तरह से देश के सामने आया है, तो ये पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि भारत जैसे लोकतंत्र में, गणराज्य में एक आदिवासी महिला को भी राष्ट्रपति चुनने की बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए ने की है। तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं नोट कर रहा हूँ, शायद पहली बार हुई है, कि सत्ता पक्ष से पहले विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, यशवंत सिन्हा को। और ये बात कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस ओर इशारा किया कि क्योंकि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो एनडीए और उसके सहयोगी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन्होंने अपना उम्मीदवार किया। अब देखिए, विपक्ष ने एकजुटता के नाम पर यशवंत सिन्हा को चुना है और वो एकजुटता पूरी तरह से दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रीय दल अभी उनके समर्थन में नहीं आए और कई दल तो विपक्ष की बैठक में भी नहीं गए। लेकिन इसमें एक जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यशवंत सिन्हा के चुनाव में ये है कि विपक्ष का उम्मीदवार तय करने और एकजुटता दिखाने का प्रयास ये इस बार ममता बनर्जी ने किया है। ये प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से ये पहल नहीं हुई है और ये शायद पहली बार होगा। और उन्होंने चुना किसको? भारतीय जनता पार्टी में रहे हुए एनडीए 1 में रहे एक मंत्री को चुना। तो कहीं ना कहीं इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। इससे पहले कि हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें, मैं विपक्ष की राजनीति के बारे में ये बात अवश्य कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने पहल करके और उसमें एनसीपी के शरद पवार और बाकी दलों ने जो पहल की, कांग्रेस को उसे समर्थन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ कि यही आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही एक ट्रेंड ममता बनर्जी रखना चाहेंगी कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में जो विपक्ष की एकजुटता हो और उसमें जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय वो भी गैर कांग्रेसी हो। ये इस सारे प्रयास के मूल में ये राजनीति दिखाई देती है। सर, क्या आपने कहा यशवंत सिन्हा जो कि वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, ठीक उसी तरह तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी भी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मंत्री थी और उस वक्त एनडीए के घटक दल में शामिल थी। आप अपनी बात रख रहे थे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। एनडीए की जो उम्मीदवार बनी है राष्ट्रपति पद की, वो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और क्योंकि वो उड़ीसा की मूल निवासी है और उड़ीसा चाहिए तो स्वाभाविक है कि बीजू जनता दल के जो नेता हैं नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उन्होंने इसका स्वागत किया है। और इससे एक और बात भी खुलकर सामने आ रही है कि जितने भी राजनीतिक दलों में विपक्ष समेत आदिवासी प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, उनके लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि पहली बार
एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो आदिवासी प्रतिनिधित्व करने वाले जो एमएलए हैं या एमपी हैं, वो कैसे उनके खिलाफ वोट दे सकते हैं। तो इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने भी ये समस्या खड़ी होगी। एनडीए ने भी उसमें थोड़ा एक राजनीतिक पहलू को ध्यान में रखा है कि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, जैसे गुजरात है और अगले साल मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है, और ये 4 राज्यों में मिलाकर अगर हम देखें तो कुल जो आदिवासी प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए हैं, उनकी संख्या जो है 128 है। 128 सीटों पर आदिवासी चुनकर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति इन क्षेत्रों में कोई बहुत अच्छी नहीं है। केवल 35 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधित्व जितवा पाती है। तो आने वाले राज्यों के चुनाव में और आगे चलकर लोकसभा के चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में जो मतदाता हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया। गुजरात में बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासी जनसंख्या है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ये जो चुनाव किया गया है, इसका सभी ओर स्वागत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं आ रही है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 30 लोगों के नामों की चर्चा हुई, और ये भी कहीं न कहीं सामने आ रहा है कि 2017 के चुनाव के समय भी द्रौपदी मुर्मू का नाम उस समय भी ध्यान में रखा गया था। तो इसलिए पिछले कुछ समय से उनके नाम पर राजनीतिक हलकों में अटकलें तो लग रही, इसलिए ये नाम बिल्कुल ही कोई हम कहें कि आश्चर्यचकित करने वाला है, ऐसी बात नहीं है। और कोशिश ये भी की गई है कि इनके नाम पर एक सर्वानुमति बने, कंसेंसस बने। एनडीए के घटकों में तो बनी गई है। अब जो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं या जो क्षेत्रीय दल हैं, सत्ता में भी हैं, वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करें। तो आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि और कितने छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में अपने घोषणा करते हैं। तो चुनाव कोई बहुत कांटे की टक्कर नहीं है। चुनाव में कोई बहुत ज्यादा एक असमंजस नहीं है, उत्सुकता भी नहीं है। जीत एनडीए के उम्मीदवार की निश्चित है। लेकिन जो इस सारे चुनाव में उभर कर जो बात आई कि पहली बार आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी। चंद्र साहब, एक चीज जो उभर के आई है, जिसके ऊपर आपने काफी उजागर किया है, बातें रखी हैं, प्रक्रिया तो भी बहुत गहन है। इसमें बहुत प्रक्रिया का बड़ा ध्यान है, चूंकि आपने भी इसका जिक्र किया है कि 128 जैसे आपने कहा आदिवासी विधायक हैं, और चूंकि प्रक्रिया में 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। करीब जो कल तक जो आंकड़े छप रहे थे, करीब 10 लाख से अधिक वोट का महत्व होगा एमपी और जितने लेजिस्लेटर्स का इलेक्टोरल कॉलेज जो कि चुनेंगे अगले राष्ट्रपति को। तो उसमें हिसाब लगा, अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के पास करीब 50% के ऊपर उनके पास वोट शेयर है। वो जबकि कैंडिडेट का घोषणा नहीं हुई थी, उसके बाद समीकरण जरूर बदलेगा। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ देखा जाए और जिस तरह के आपने संकेत दिया, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में महत्वपूर्ण है, जो कि आपको मालूम भी है, लेकिन उसको फिर से दोहराते हुए कि चूंकि विप नहीं है, तो पार्टी के पास कहीं ना कहीं ऐसा हर पार्टी को अपना अंदाज लगाना पड़ता है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर वो अपना मत का प्रयोग ना करें। तो ऐसे में भी काफी देखा जाता है। अगर हम पिछले 15 राष्ट्रपति के चुनाव हुए, शायद एक राष्ट्रपति का चुनाव था जो नीलम संजीव रेड्डी जी का था, जिसमें कि चुनाव नहीं हुआ था, बाकी सब में चुनाव हुआ है। तो इन दोनों के नजरिए में इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि आपने जो विप की बात की है, वो क्योंकि चुनाव देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति का है, तो उसको दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। इसके प्रयास शुरू से भी हुए हैं और मैं समझता हूँ हर राष्ट्रपति के चुनाव में हुए हैं। लेकिन बहुत बार हमने देखा कि आम राय नहीं बन पाती। लेकिन विप जारी न करने के पीछे उद्देश्य ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज में जिनको मत देना है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से भी वोट दे सकते हैं। तो अगर विभिन्न दलों में जो आदिवासी प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद या विधायक हैं, उनके अगर अंतरात्मा की आवाज ये कहती है कि पहली बार देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम उनको अपना वोट दे सकते हैं। और दूसरी बात एक और इस कड़ी में जो लोग हैं उनके ध्यान में आएगी कि विपक्ष के उम्मीदवार के जीतने के तो आसार है नहीं। और दूसरा, ये चुनाव कोई नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष नहीं है, ये तो देश के राष्ट्रपति का चुनाव है, सर्वोच्च पद का चुनाव है। ऐसे में अगर भारत की जनता, जिसमें इतना बड़ा आबादी है, आदिवासी क्षेत्रों की है, उसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, गरीब, पिछड़ा वर्ग, ये सब लोग, आदिवासी तो हर तरह से पिछड़ा है,
उनके प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गैर आदिवासी सांसद और विधायक अन्य दलों के वो भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि विपक्षी एकता क्या राष्ट्रपति के चुनाव में होती है और क्या वो इस तरह से होती है। तो ये सब प्रश्न अगले दिनों में उठेंगे और हम देखेंगे कि सचमुच में विप के बिना बहुत सारे ऐसे जिनको मतदान करना है वो इन मुद्दों पर विचार करेंगे और दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि आदिवासी महिला भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रपति पद का भी उसको सम्मान दिया जा सकता है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव में केवल इसी बात पर होंगी कि क्या भारत एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने में सक्षम है। तो सारा का सारा जो चुनाव अभियान है वो भी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द चलेगा। पक्षी एकता कहीं धरी की धरी रह जाएगी। चंद्र साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा और आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। कल द्रौपदी मुर्मू जी ने ये बात कही थी कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों से अपने मत की बात कहिए जाकर। तो ये एक थोड़ा सा लगता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है तो सर्वोच्च पद पे जो है वो भी जाकर अपने आप को एक तरह से कैंपेन करेंगे। तो इसके पीछे थोड़ा सा महत्व। बिल्कुल, देखिए प्रसाद, पिछले सभी चुनावों में एक प्रथा रही है कि चाहे उम्मीदवार किसी भी गुट का हो, दल का हो और चाहे उसकी जीत सुनिश्चित हो, तो औपचारिकता के नाते ये चुनाव अभियान के लिए लगभग 4 सप्ताह दिए जाते हैं और वो उम्मीदवार सभी सांसदों से मिलते हैं और राज्यों की राजधानी में स्वयं जाकर और वहाँ के जो विधायक हैं उनसे मिलते हैं और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होता है। तो मैं समझता हूँ जो नामांकन जब हो जाएगा उसके बाद जो विड्रॉल की डेट निकल जाएगी तो द्रौपदी मुर्मू जी के पास लगभग 3 सप्ताह का समय होगा कि जिसमें वो अपना अभियान करेंगी। और क्योंकि वो एनडीए की उम्मीदवार हैं तो एनडीए का कोई वरिष्ठ मंत्री, जैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक 12 सदस्यों की टीम बनाई है जो राज्यों में जाकर राज्य विधानसभा के सदस्यों के साथ ये अभियान में और ये समन्वय में ये अपने उम्मीदवार का साथ देंगी। तो हम देखेंगे कि अभी शायद अगले 2-1 दिन में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है और उसके बाद जब नॉमिनेशन होगा, क्योंकि नॉमिनेशन को इस बार काफी कड़ा कर दिया गया है कि प्रपोजर में भी 50 लोग होने चाहिए वोट देने वाले और 50 जो है सेकंड वाले। और अगर एनडीए को अपने उम्मीदवार के 4 सेट नॉमिनेशन के बनवाने हैं तो आप मानकर चलिए कि 400 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे और उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, सांसद होंगे, एनडीए के घटक होंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये अभियान अगले कुछ दिनों में जोर पकड़ेगा और फिर यही एक तरह से चुनाव अभियान भी है। लेकिन उम्मीदवार को लगभग बड़े राज्यों की राजधानियों में तो जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर वो विधायकों दल की बैठकें करके और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी अपने लिए वोट मांगेंगे। और ये प्रथा है और वोट मांगना ये लोकतंत्र में एक स्वच्छ परंपरा रहती है। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीदवार बना दिया तो मुझे स्वयं से ही वोट मिल जाएंगे। इसको हम मानकर चलें कि इसमें चुनाव अभियान होगा और अच्छा रोचक चुनाव अभियान होगा। और मीडिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक पर्व जैसा है कि भारत जैसे लोकतंत्र में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, नामांकन कैसे होता है और उसके बाद मतदान का जो दिन आएगा उस दिन भी दिल्ली में मतदान होगा और राज्यों की राजधानियों में भी मतदान होगा। तो ये आने वाले लगभग 3-4 सप्ताह ये बहुत रोचक होने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव जिस चीज के इर्द गिर्द घूमेगा वो ये है कि क्या देश में पहली बार एक आदिवासी गरीब परिवार में पैदा हुई महिला जिसने बहुत कष्ट सहे हो अपने परिवार को पालने में, जिसने अपना पति खो दिया, 2 बेटे खो दिए और लगातार समाज सेवा में लीन रही और केवल 64 वर्षीय महिला क्या देश की राष्ट्रपति बनेगी। तो यही एक मैं समझता हूँ अहम मुद्दा है और ये देश के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी होने वाला है। चंद्र साहब बिल्कुल सही। और अब से लेकर 28 जुलाई को जबकि मतगणना होगी, बेहद उत्सुकता रहेगी नए राष्ट्रपति का चयन के ऊपर और पूरी प्रक्रिया के ऊपर सबकी नजर रहेगी। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।